हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लास 11 की जो अंतरा की बुक है उसका भाग 1 का गद्य खंड, जिसका मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है ज्योतिबा फूले। तो आज मैं उसी की एक्सप्लेनेशन करूंगी एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फुल चैप्टर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ज्योतिबा फूले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की जो विधा है वो है जीवनी। अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाता है कि ये चैप्टर कौन सी विधा से रिलेट करता है, तो आपको जीवनी लिखना है। और जो इस चैप्टर की जो हमारी लेखिका है, यानी कि जो हमारे राइटर हैं, उनका नाम है सुधा अरोड़ा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने 1948 में शिक्षा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 1978 में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके नीचे कुछ रचनाएं दे रखी हैं, जैसे कि कहानी संग्रह, बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, काला शुक्रवार और आदि काफ़ी सारी हैं। बट आपको सिर्फ इसमें से 2 जो आपको ईजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। आराम से याद हो जाएंगे, बहुत ईजी टाइटल्स हैं। तो इनकी रचनाएं में सिर्फ आप 2 याद कर लें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं भाषा शैली। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो भाषा शैली आती है वो आप सब उसकी सेम होती है, मतलब सारे लेखक की ज़्यादातर सेम होती है। तो आपको लिखना है इसमें भाषा शैली में 1-2 पॉइंट लिखने की। भाषा सरल है, सहज है, तारीफ ही करनी होती है। उर्दू शब्दों का इन्होंने यूज़ किया अपनी स्टोरीज़ में। तो ये सब भाषा शैली में आपको लिखना है। अब हम आते हैं अपने पाठ के परिचय पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पाठ का परिचय। और इसमें हमें बताया गया है कि जो प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है ज्योतिबा फूले, इसमें ज्योतिबा और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, इन दोनों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। इट मीन्स कि इन दोनों के जीवन को इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या काम करे अपने भारत को डेवलप करने के लिए। शिक्षा का सभी, इनका मानना ये था कि शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ण पर समान अधिकार होना चाहिए। और उसके लिए जो इन्होंने फूले दंपत्ति ने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत करी है, इस पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है। फूले दंपत्ति ने अछूतों पर, शोषितों पर, जिस पर शोषण होते हैं, महिलाओं पर और विधवाओं पर, विधवा कहते हैं जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो इन लोगों पर, और जो कि गरीब लोग थे और जो नीची जाति वाले लोग थे, उन सब पर जो उनके अधिकार दिलवाने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किए हैं, वही इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। इन दोनों ने समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया। मतलब वो किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ थे, किसी भी तरह के वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। और इन्होंने जो है नीची वाली कास्ट के लोग होते थे, उनको अधिकार सही से नहीं दिए जाते थे, उनके पूरे अधिकार उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने ज्योतिबा फूले ने इसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी कि उनको भी बराबर का अधिकार मिलने चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ थे, वो डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने भ्रमणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका ये मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही एक अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल किसी एक विशेष वर्ग के लिए, यानी कि सिर्फ ऊंची वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, ये बिल्कुल गलत है, वो किसी काम की ही नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा पर सभी का हक है और शिक्षा जो है वही समाज से सभी को समानता दिलाती है और शिक्षा ही शोषण से मुक्ति दिला सकती है। इस बात पर इन्होंने बल दिया। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा है कि समाज में स्त्री व पुरुष को बराबर का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार होना चाहिए। यही होना चाहिए कि स्त्रियां भी पुरुष के समान हों और दोनों में कोई फर्क नहीं बताना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को ही शिक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने इस बात पर ही बल दिया और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार होना चाहिए। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा है। काफ़ी सारे इनको विरोध सहने पड़े, इनको बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा है। ये पाठ उनके इसी संघर्ष, इसी मेहनत, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं, जो भी उनको मुश्किलें आई हैं, सबको बराबर का अधिकार दिलवाने के लिए जो इन्होंने मेहनत करी है, जो इनको बाधाएं आई हैं बीच में, उसी को लड़ने की कहानी बताता है ये चैप्टर। इस लेसन में यही बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने कष्ट सहे हैं, किस तरह से इन्होंने मेहनत करी और क्या क्या बाधाएं बीच में आई हैं कि इन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिलवाए हैं।
तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सामान्य बिंदु। और इसमें हमें लेखिका बताती हैं कि लेखिका के द्वारा जो हमारे प्रसिद्ध समाज के सुधारक हैं, यानी कि जो हमारे समाज के डेवलपर हैं, उनमें ज्योतिबा फूले भी हैं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भी हैं। और इन दोनों के द्वारा ही शिक्षा में भी डेवलपमेंट आया और सामाजिक क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट आया, और उनमें जो भी कार्य हुए उसका ही वर्णन इस पार्ट में किया गया है। जो डेवलप कराने में जो भी काम हुए उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है हमारे इस चैप्टर में। हमें लेखिका बताती हैं कि इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे समाज को डेवलप कराने में, हमारे समाज का विकास होने में। लेकिन इन दोनों का नाम उस लिस्ट में नहीं लिया जाता जिस लिस्ट में उन 5 प्रमुख बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने समाज का विकास करवाया। उस लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं आता? रीज़न क्या था? रीज़न ये था क्योंकि सूची जो बनाई थी उस लिस्ट को बनाने वाला एक उच्च वर्ग का प्रतिनिधि था, अपर कास्ट से बिलोंग करता था। उस आदमी ने वो लिस्ट बनाई थी। और वो बहुत पहले ज़माने में ये होता था कि जो निचली जाति के होते थे उनको बराबर का अधिकार नहीं मिलता था। वो कितना भी योगदान कर लें अपना कुछ अच्छी चीज़ करवाने में, लेकिन उनका मान ही नहीं होता था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। तो उनको इसलिए उनका नाम नहीं आया, क्योंकि हमारे जो वो दोनों भी थे वो भी निचली जाति से बिलोंग करते थे। तो यही कारण है जिस वजह से उन दोनों का नाम उस लिस्ट में, उस सूची में नहीं लिखा गया था। ज्योतिबा फूले ने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला, यानी कि उन्होंने सीधा कहा कि आप लोग जो कहते हो ये पुरोहित है, ये पंडित है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल बकवास हैं, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ों का मानना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हो कि जाति के नाम पर आप बांट रहे हो, आप जाति के नाम पर डिवाइड कर रहे हो, वर्ग के नाम पर डिवाइड कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ केवल शोषण का एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गुलामगिरी, शेतकर या चासूड़ में विचारों का संकलन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार आदर्श परिवार है। उन्होंने कहा कि देखो ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती कि ये जो धर्म है, पिता बौद्ध है तो उसकी शादी भी बौद्ध धर्म में होनी चाहिए, मतलब अगर माता ईसाई है तो उसकी शादी ईसाई धर्म में होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो जाति है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका कोई रोल ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवार जिसमें पिता बौद्ध है और बेटे मुसलमान हैं, माता ईसाई है और बेटा सत्यधर्मी है, वो परिवार का तो अलग ही रोल है। वो परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। इतना एंजॉय होता होगा इस परिवार में, एक दूसरे के धर्म को आपस में वो लोग जानते होंगे, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में साथ रहते होंगे, मतलब उसी को कहा जाता है आदर्श परिवार। असली आदर्श परिवार यही है और यही सबसे बेस्ट है। फिर महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री की शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए भी बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता ना ले सकें। साफ साफ ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये जो जितने भी पुरुष हैं जो इस बात के अगेंस्ट हैं कि स्त्रियों को शिक्षा ना दी जाए, तो उनका मेन मोटिव इसके पीछे यही है कि वो सोचते हैं कि स्त्री को अगर शिक्षा मिल गई तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी, उनको कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी, जिसकी वजह से पुरुषों का जो समाज में जो वैल्यू क्रिएट है अभी वो उस बाद में कम हो जाएगी। उनका मानना था कि स्त्री जो हैं वो डिज़र्व ही नहीं करती एजुकेट होने के, मतलब उनको बस घर के काम काज में ही होना चाहिए, वो बस वही कर सकती हैं। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की, मतलब उन्होंने कहा कि जो विवाह विधि आप लोगों ने बना रखी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल वो उचित नहीं है, बल्कि उन्होंने एक नई विवाह विधि अपनी बताई और इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक और स्त्री के गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उन्होंने कहा क्योंकि शादियों के टाइम पर अलग अलग मंत्र बुलवाए जाते हैं स्त्रियों से, खासकर मतलब जहाँ जो दुल्हन होती है उससे ही खासकर कि आप ये बोलो हम ये करेंगे, मतलब इस तरह के मंत्र बुलवाए जाते हैं कि जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनको ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से किस तरह के वो वचन ले रहे हैं।
तो उन्होंने उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधु आसानी से एक दूसरे मतलब समझ सकें, उनको समझ आ सके कि वो बोल क्या रहे हैं, किस तरह के वो वचन एक दूसरे से ले रहे हैं, ऐसे उन्होंने मंत्र रखे। 1888 यानी कि 1888 में ज्योतिबा फूले ने महात्मा की उपाधि को लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा, क्योंकि उससे लोगों को लगेगा कि अपना इनको खुद का क्रेडिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब फिर समाज कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की महात्मा की उपाधि नहीं चाहिए, मैं अपना काम वैसे ही इन उपाधियों के बिना ही बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखाई देती थी, मतलब कि किस तरीके से वो जो कहते हैं वो खुद पर भी लागू करते थे। ऐसा नहीं था कि जो वो कहते हैं वो सिर्फ लोगों पर लागू करते हैं और खुद पर नहीं, वो सबसे पहले जो कहते थे वो चीज़ अपने ऊपर लागू करते थे, फिर लोगों पर करते थे। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगित किया। मतलब सबसे पहले जो है ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को सावित्रीबाई को सबसे पहले एजुकेट किया। उन्होंने अलग अलग तरह की उन्हें भाषाएं सिखाई, मराठी सिखाई, अंग्रेजी भाषा में उनको पारंगित किया। और जो सावित्रीबाई थी उनको बचपन से ही पढ़ने की रुचि थी, उनको बहुत शौक था पढ़ने का। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी थी। घर पहुंचने पर पिता ने वो पुस्तक देखी तो उन्होंने एकदम छीनकर उनसे कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्रीबाई ने उसे एकदम उठाया और छुपा कर रख दिया तथा जब उनका विवाह हो गया, विवाह के पश्चात उन्होंने शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये जो मेरी मेहनत है वो रंग ला गई, कि जो मतलब मैं शिक्षित हो चुकी हूँ, जो मैं चाहती थी वो अब हो गया है और मैंने जो इस पुस्तक को छुपा कर रखा था वो मैं अब पढ़ चुकी हूँ। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला मतलब जो एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी वो पुणे में हुई। सबसे पहले गर्ल्स स्कूल की स्थापना इन्होंने पुणे में करी। निम्न वर्ग की जो छोटी कास्ट की बालिकाएं थीं उनके लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फूले ने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट थे कि बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों लड़कियों के लिए पाठशाला खुलवा रहे हो, इनको हक नहीं है पढ़ाई का। उनको बहुत बहिष्कार किया लोगों ने, उनको बहुत बाधाएं आई बीच में, लेकिन उन्होंने जो है गर्ल्स स्कूल खोला और उन बहिष्कारों का, बाधाओं का उन्होंने सामना करा और वो जीते। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने भी बहू बेटे को घर से निकाल दिया। ज्योतिबा के जो धर्म भीरू पिता थे उन्होंने भी अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। उन्होंने बोला तुम पागल हो गए, मतलब उन्होंने यही बोला कि उसको घर से बिल्कुल निकाल दिया है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो। फिर सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। मतलब फाइनली उन्होंने अपना जो वो चाहते थे अपना मिशन पूरा कर लिया। जो एजुकेशन थी वो गर्ल्स के लिए भी लागू होने लगी और सब जगह गर्ल्स के स्कूल भी खोलने लगे, गर्ल्स भी एजुकेट होने लगी। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। मतलब जब उनको घर से निकाल दिया गया था तो उन्होंने क्या किया, जो झुग्गी झोपड़ी में जाकर उन्होंने काम भी किया और जो वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हो गए। मतलब जो दलित थे और जो शोषित थे, मतलब जिन लोगों का किसी भी तरह से शोषण हो रहा था, चाहे उनको गरीबी के रूप में शोषण हो रहा हो, चाहे उनका रंग के रूप में शोषण हो रहा, वो एकदम खड़े हो गए उन लोगों के साथ और उनके एकदम साथ मिलकर उन्होंने काम किया। और महात्मा फूले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मतलब उनका महात्मा जी जो फूले हैं और उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई हैं, उन दोनों का जो अपना लक्ष्य हिट हो गया, जो वो चाहते थे वो हो गया। और गर्ल्स की जो मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने कष्ट सहे और उनका फाइनली लास्ट में उनकी जीत हुई और उनका लक्ष्य एक जीवन की एक मिसाल बन गया जो कि हम इस चैप्टर के द्वारा पढ़ रहे हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छे समझ आया हो। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट